दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई कार लोन को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एसबीआई से कार लोन परचेज कर रहे हैं, उस केस में अगर मान लीजिए वो व्यक्ति सैलरीड क्लास है, यानी अगर मान लीजिए वो कहीं पर जॉब करता है, तो उस केस में उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस है एसबीआई से कार लोन परचेज करने का, कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। इन सब के अलावा अगर मान लीजिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपना खुद का बिजनेस करता है, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, यानी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और एट द एंड अगर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी कोई फार्मर है, अगर उसे एसबीआई से कार लोन परचेज करना है, तो उस केस में उसके लिए पूरा का पूरा क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। इन सब के अलावा एसबीआई डिफेंस बैकग्राउंड में जो लोग काम करते हैं, हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनके लिए भी एक अलग सेक्शन एसबीआई ने बनाया हुआ है। अगर इन लोगों को एसबीआई से कार लोन परचेज करना है, तो उस केस में हम देखेंगे कि डिफेंस पर्सनल्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एसबीआई के, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को हम स्टार्ट करें, यानी एसबीआई कार लोन को स्टार्ट करें, सबसे पहले कार लोन के अंदर एक सवाल ये आता है कि मुझे मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए कार लोन मिल जाएगा। तो इस केस में आपको कम से कम 1 ईयर के लिए कार लोन परचेज करना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 7 ईयर्स के लिए कार लोन परचेज कर सकते हो। इन सब के अलावा जब भी आप एसबीआई से कार लोन परचेज करेंगे, एसबीआई नहीं किसी भी बैंक से जब आप कार लोन परचेज करेंगे, तो उस केस में जब आप गाड़ी परचेज करते हो, गाड़ी तो आपने एजेंसी से ले ली, लेकिन पैसा किसका है? पैसा बैंक का लगा हुआ है, यानी आपने तो लोन लिया, तो पैसा किसका है? पैसा बैंक का है। गाड़ी किसके पास है? गाड़ी आपके पास है। तो बैंक क्या करता है, जब तक आप पूरा पैसा बैंक का रीपे नहीं कर देते, तब तक के लिए बैंक आपकी गाड़ी के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का सिंपली मतलब यह है कि आपकी जो गाड़ी है वो बैंक के पास गिरवी है। कब तक? जब तक आप बैंक का पूरा पैसा रीपे नहीं कर देते। जब आपकी पूरी किस्तें खत्म हो जाएंगी, यानी जब आपने टाइमली पूरा बैंक का पैसा रीपे कर दिया, तो बैंक आपको एक एनओसी इशू करके देगा, जिसे हम बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एनओसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गाड़ी परचेज करते हो, तो गाड़ी की जो आरसी होती है, उस आरसी के ऊपर आपको छोटा छोटा दिखाई देगा हाइपोथिकेशन। जब आप बैंक का पूरा पैसा रीपे कर दोगे, तो उस केस में फिर आपकी आरसी से वो हाइपोथिकेशन वर्ड रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपको बैंक से एनओसी मिल चुकी है। अब वो गाड़ी कंप्लीटली आपकी हो चुकी है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि कितना हमें मैक्सिमम लोन मिलेगा, क्योंकि जब हम गाड़ी परचेज करते हैं, तो वहां पर एक शोरूम प्राइस अलग होता है, ऑन रोड प्राइस अलग होता है। तो बैंक हमें किस चीज के ऊपर फंडिंग करेगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एक कार परचेज की, जिसका एक शोरूम प्राइस है 7,96,442 रुपए। अब इस केस में ये गाड़ी जब एजेंसी में खड़ी है, एक शोरूम प्राइस का मतलब ये होता है कि जब गाड़ी एजेंसी के अंदर खड़ी है, तो उसका प्राइस है 7,96,442 रुपए। इन सब के अलावा जब आपने गाड़ी परचेज की, तो उस गाड़ी का आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, और मान लो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट बैठी 75,211 रुपए। इसके अलावा आपको गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस की कॉस्ट मान लो बैठ की 34,401 रुपए। और इन सब के अलावा आपने गाड़ी के ऊपर कुछ भी छोटा मोटा खर्चा किया, यानी अदर चार्जेस हम लेके चलते हैं, 500 रुपए आपके अदर चार्जेस लग गए। अब यहाँ पे इन सारे प्राइसेस को आप ऐड कर लो, इसे हम बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। तो ऑन रोड प्राइस गाड़ी का बैठ गया 9,06,554 रुपए। तो यहां पर सिंपली सवाल यह आता है कि एसबीआई हमें किस चीज के ऊपर लोन देगा? क्या जो गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है इसके ऊपर लोन देगा, या फिर जो ऑन रोड प्राइस है इसके ऊपर लोन देगा? देखो पहले क्या होता था, जितने भी बैंक्स होते थे, वो एक शोरूम जो भी प्राइस होता था उसके ऊपर ही आपको लोन देता था। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस के जो पैसे हैं, ये आपको अपनी जेब से ही भरने होते। लेकिन आज की डेट में बैंकों के बीच में इतना कॉम्पिटिशन है, एसबीआई जनरली क्या करता है, एसबीआई ये बोलते हैं जितनी भी आपकी गाड़ी की कॉस्ट है ना, वो सारी चीजें ऐड कर लो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस सब ऐड कर लो। जो भी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आएगी ना, उस ऑन रोड प्राइस का 90% जो पैसा होगा वो मैं आपको लोन दूंगा। ऑन रोड प्राइस का 10% जो होगा वो आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। तो सिंपली आपको 90% लोन मिल जाएगा, जितना भी गाड़ी का आपका ऑन रोड प्राइस है। इन सब के अलावा अगर आप कम से कम टाइम पीरियड के लिए कार लोन परचेज करते हो, जैसे मान लो अगर आप सिर्फ 3 साल के लिए कार लोन लेते हो, या फिर 5 साल के लिए कार लोन लेते हो, तब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा। लेकिन अगर मान लो आप 5 साल से ज्यादा के लिए कार लोन परचेज करते हो, यानी मान लीजिए 5 साल 6 साल, ज्यादा से ज्यादा तो 7 साल के लिए कार लोन मिलता है, तो अगर मान लीजिए आप 5 साल 6 साल या 7 साल के लिए कार लोन परचेज करते हो, तो इस केस में फिर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 8%, 8.25% भी कार लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो जितना कम टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करते हो लोन के लिए, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करता है। इन सब के अलावा कार लोन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो आपकी कम से कम मिनिमम एज 21 ईयर्स होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 67 ईयर्स हो सकती है। इन सब के अलावा एलिजिबिलिटी के अंदर एसबीआई ने 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी वो है जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, या फिर जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड से जुड़े हैं, उन्हें एक कैटेगरी में रखा है। जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं उसे दूसरी कैटेगरी में रखा है, या फिर मान लीजिए जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उसे भी दूसरी कैटेगरी में रखा है।
तीसरी कैटेगरी वो है जो लोग फार्मिंग से जुड़े हैं, यानी एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग से जुड़े हैं या फिर एलाइड एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, उन्हें एसबीआई ने तीसरी कैटेगरी में रखा है। अब इन तीनों ही कैटेगरी में क्या क्या रूल्स हैं, कितनी आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, या फिर मान लीजिए अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो कितनी कम से कम आपकी आईटीआर होनी चाहिए, कितना मैक्सिमम लोन आपको एसबीआई ऑफर करते हैं, ये सारी चीजें अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो मान लीजिए जो भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर डिफेंस बैकग्राउंड से जुड़े हैं, उन्हें एसबीआई ये बोलते हैं कि उनकी जो मिनिमम एनुअल इनकम है यानी साल की इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी एसबीआई उन्हें कार लोन ऑफर करेगा। इन सब के अलावा जितनी भी उनकी मंथली सैलरी है उसका 48 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा उतना एसबीआई उन्हें लोन ऑफर करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपीज है मंथली, तो इस केस में इसका 48 टाइम्स आप कैलकुलेट कर लो, यानी रफली इनको 14,50,000 रुपए का कार लोन एसबीआई ऑफर कर देगा। इन सब के अलावा अगर मान लीजिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी खुद का बिजनेस करता है, तो उस केस में वो कम से कम 3 लाख रुपए की आईटीआर फाइल करता हो, या फिर अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब भी करता है तो उस केस में भी उसकी साल की इनकम 3 लाख रुपए होना जरूरी है। इन सब के अलावा अब ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को कितना लोन मिलेगा, जितनी भी आईटीआर है उसका 4 टाइम्स, यानी मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है प्राइवेट जॉब करता है या खुद का बिजनेस करता है, वो साल के 4 लाख रुपए कमाता है, तो इस केस में उसे मैक्सिमम 16 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इन्हें कोई भी आईटीआर शो करने की जरूरत नहीं है, इन्हें लोन मिलेगा कि इनके पास कितनी जमीन है, कौन सी फसल होगा, तो उस बिहाफ पे ये डिसाइड होगा कि इन्हें मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग साल की जितनी भी अपनी एनुअल इनकम शो करेंगे उसका ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स एसबीआई इन्हें कार लोन ऑफर करेगा। मान लीजिए कोई फार्मर है, वो साल की इनकम दिखाता है कि मेरी 3 लाख रुपए, तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा इसका 3 टाइम्स यानी 9 लाख रुपए ही एसबीआई इन्हें लोन देगा। अब एक बार हम डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज कर देते हैं कि एसबीआई में अगर आपको कार लोन लेना है तो उस केस में अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, और अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हो तो उस केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को रिप्रेजेंट करने होंगे। तो इस केस में एसबीआई सिंपली ये बोलता है कि अगर आप सैलरीड क्लास हो तो इस केस में आपको अपनी इनकम प्रूफ, लेटेस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 सबमिट करना होगा। अगर आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हो तो उस केस में आप आईटीआर की कॉपी भी सबमिट कर सकते हो, 2 साल की आपको आईटीआर सबमिट करनी होगी। इन सब के अलावा बेसिकली आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म 16 शो करना जरूरी है। इन सब के अलावा आपके जो बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपको सबमिट करना होगा। अगर कोई नॉन सैलरीड क्लास पर्सन है तो इस केस में उसे 2 साल की आईटीआर शो करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट शो करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शो करनी होगी 2 सालों की। इन सब के अलावा अगर मान लीजिए कोई शॉप रन कर रहा है तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। और इन सब के अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड भी सबमिट करनी होगी। इन सब के अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो उस केस में आपको 6 महीने की, लास्ट 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट सबमिट करनी होगी। डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिखानी होगी कि कौन सी फसल लगा रखी है इस टाइम पे। इन सब के अलावा अगर कोई एलाइड एग्रीकल्चर का काम कर रहा है जैसे कि डेयरी रन कर रहा है, पोल्ट्री फार्म रन कर रहा है, तो उस केस में भी उसे पूरी अपनी डिटेल शो करनी पड़ेगी कि कितना बड़ा उसका बिजनेस है। बाकी यहाँ पे मैं आपको पर्सनली ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए कार लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये नेगोशिएबल भी होते हैं। आप एक बार बैंक में जाके जरूर नेगोशिएट करो। मान लीजिए बैंक आपको ये बोलता है कि हम आपको 8.20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कार लोन ऑफर करेंगे, तो आप यहाँ पे नेगोशिएट करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 7.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऑफर कर सकता हूँ। आप रेफरेंस के तौर पे दूसरे बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एसबीआई को शो कर सकते हो कि दूसरे बैंक तो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कार लोन दे रहे हैं। तो ऐसे में बैंक्स इजीली नेगोशिएट भी कर सकते हैं, तो आप जरूर नेगोशिएट करो बैंक में जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एसबीआई कार लोन के सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।